बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गैलेक्सी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम सभी सीटेट दिसंबर 2022 की तैयारी कर रहे थे। इस क्लास में आज हम लोग अधिगम और अधिगम के तत्वों की चर्चा करेंगे। इससे पहले वीडियोस में हमने बहुत से टॉपिक्स को पढ़ाए हैं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक दी हुई है। लगभग 10 से 12 वीडियो बन चुके हैं, उसको आप देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। काफ़ी व्यवहारिक ढंग से हमने क्लासेस अटेंड की है और काफ़ी अच्छे से एक एक बातों को हमने आपको समझाया है। आज की इस क्लास में हम अधिगम और उसके तत्वों पर चर्चा करेंगे। अधिगम का मतलब लर्निंग, सीखना, हमारे जीवन का सबसे अहम हिस्सा। बालक हमेशा अपने जीवन में, अपने पूरे जीवन काल में कुछ न कुछ हम सीखते रहते हैं। या बालक किस तरीके से शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में सीखने की प्रक्रिया को पूर्ण करता है, इन सभी टॉपिक्स पर चर्चा हम करेंगे। तो लगभग 1, 2 या 3 नंबर का आपके एग्जाम में ये पूछता है अधिगम से प्रश्न। आज हम जिस टॉपिक पे सबसे पहले चर्चा करेंगे उसकी ये कुछ हेडिंग्स हमने आपको दी रखी है। ये हेडिंग्स क्या हो सकती हैं? सबसे पहले हम शिक्षण सूत्रों की अधिगम के सूत्र की बात करेंगे। अधिगम के सूत्र में जो सबसे पहला पॉइंट है वो है L = KB²। L = KB² में हम ये समझेंगे कि L का मतलब क्या है और K का मतलब क्या है। जो ये B² है, B² का मतलब B × B, इसका भी मतलब क्या होता है। फिर हम कुछ परिभाषाएं देखेंगे, फिर उसके प्रक्रम को देखेंगे, किस प्रोसेस में होता है, इसको हम देखेंगे। अधिगम की प्रक्रिया किस प्रोसेस में कंप्लीट होती है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। और इसके काइंड्स पर, इसके प्रकार पर भी हम चर्चा करेंगे। फिर इसके एलिमेंट्स कितने हैं, इसके जो स्तर हैं, अवस्थाएं हैं, स्टेजेस हैं, लेवल्स हैं, उस पर चर्चा करेंगे। फिर अधिगम के पठार की, वक्र की, स्थानांतरण की, सिद्धांत और सिद्धांत पर पावलाव का प्रयोग, स्किनर, कोहलर, थॉर्नडाइक, इन सब का प्रयोग भी देखेंगे। कुछ नियम भी हम चर्चा करेंगे जो अधिगम से संबंधित हैं, और अधिगम का शैक्षिक वातावरण में क्या महत्व है, इसकी भी चर्चा हम आपसे करेंगे। फिलहाल क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हेडिंग की चर्चा हम करते हैं, जिसे कहते हैं अधिगम के सूत्र। तो L = KB², जहां L का मतलब होता है लर्निंग। L का मतलब होता है लर्निंग। लर्निंग एक बहुत बड़ा शब्द है, अधिगम एक बहुत बड़ा शब्द है। अगर आप इसे कंप्लीटली समझें तो हम अपने जीवन में हर समय, हर क्षण, हर पल कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। चाहे वो संवेगात्मक पक्ष में हो, चाहे वो सामाजिक पक्ष में हो, चाहे वो मानसिक पक्ष में हो, चाहे वो नैतिक पक्ष में हो। मतलब किसी न किसी रूप में हम चीज़ों को सीखते रहते हैं, देखते रहते हैं, उनका अनुभव ग्रहण करते रहते हैं। ओके, तो सीखने की क्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये रुकती नहीं है। हम भाषा के रूप में भी सीखने को बल देते हैं। भाषा भी हम सीखते हैं और विभिन्न समयों में विभिन्न प्रकार की भाषाएं सीखते हैं। स्टार्टिंग हमारी क्राइंग से होती है, रोने से होती है, वो भी एक भाषा का अंग है, भाषा सीखने की एक प्रक्रिया है। अंत में स्वामित्व प्राप्त कर लेते हैं भाषा में। सबसे अंतिम प्रक्रिया भाषा स्वामित्व। जब आपको हम भाषा विकास पढ़ाएंगे तो इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको समझना क्या है, यहाँ पे समझना यह है कि लर्निंग में L का मतलब लर्निंग और K का मतलब होता है नॉलेज। K का मतलब क्या है? नॉलेज। और पहले B का मतलब है बिहेवियर और सेकंड B का मतलब है बिलीव। इसका मतलब क्या है? जब हम सीखने की प्रक्रिया में होते हैं, तो सबसे पहला परिवर्तन हमारे ज्ञान के पक्ष में आता है। अर्थात सबसे पहली चेंजिंग जो आती है वो हमारे नॉलेज में आती है। दूसरा परिवर्तन कहाँ देखने को मिलता है? हमारे बिहेवियर में, हमारे व्यवहार में। जो तीसरा परिवर्तन देखने को मिलता है वो हमारे बिलीव में, अर्थात हमारे विश्वास में वो परिवर्तन देखने को मिलता है। आप खुद सोचिए कि अगर आप बाइक चलाने गए, बाइक सीखने, स्कूटी सीखने गए, है ना, तो सबसे पहला परिवर्तन आपके नॉलेज में आएगा। जैसे ही आप सीखे कि एक्सीलेटर कितना लेना है, क्लच कितना लेना है, ब्रेक कहाँ पे लेनी है, ये सारे परिवर्तन जो परिवर्तन होंगे ये
नॉलेजेबल होंगे, अर्थात ज्ञान के पक्ष में होंगे। फिर जो आप सबसे पहले जब गाड़ी को चलाने गए, स्कूटी को चलाने गए, तो आपका व्यवहार जो था वो थोड़ा सा डरा हुआ था। अब आप थोड़ा ओपन व्यवहार का प्रदर्शन करेंगे, अर्थात अब विश्वास के साथ गाड़ी को चलाएंगे। फिर देखिए, जैसे ही आपने ओपन व्यवहार किया, इसका मतलब है कि अब आपको विश्वास हो चुका है कि आप इस स्कूटी को, इस साइकिल को, इस मोटरसाइकिल को काफी अच्छे से चला सकते हैं, है ना। जैसे आप साइकोलॉजी सीखने आए तो सबसे पहला परिवर्तन किस में होगा? नॉलेज में। कई प्रकार की चीजें आप जानेंगे। जब आप आए थे साइकोलॉजी पढ़ने तो आपका व्यवहार थोड़ा सा डरा हुआ था या हिचकिचाहट थी मन में। अब जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हैं, आपके व्यवहार में थोड़ा सा खुलापन आने लगा है, अर्थात सकारात्मक व्यवहार का प्रदर्शन करने लगे हैं। फिर देखिए, अब आपको जैसे ही आप पढ़ने लगेंगे, नॉलेज में परिवर्तन होगा, व्यवहार में परिवर्तन होगा, तो तीसरा पक्ष आपका विश्वास भी बदलेगा, अर्थात अब आपको इतना लगने लगेगा कि हम एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले आ सकते हैं। ये आपके अंदर एक विश्वास का जन्म होने लगेगा। ओके, तो हमने आपको बताया कि जो ये अधिगम के सूत्र हैं, L इज इक्वल टू KB², इसका क्या मतलब है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सूत्र को हमने पढ़ लिया है, समझ में भी आया होगा। देखिए, लर्निंग इज लाइफ टाइम प्रोसेस, है ना। जो लर्निंग है वो हमेशा जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। ये जन्म से लेकर के जब तक हमारी डेथ होती है तब तक चलती रहती है। वुडवर्थ ने एक परिभाषा दी, नवीन ज्ञान, नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही सीखने की प्रक्रिया है। मतलब जब हम नवीन ज्ञान को प्राप्त करते हैं, नए नए अनुभवों को सीखते हैं, नई नई चीजों को सीखते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं? लर्निंग कहते हैं या अधिगम कहते हैं। सूत्र क्या है? L इज इक्वल टू KB²। इसकी चर्चा हम आपसे कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था सिम्पसन। सिम्पसन ने आपको अधिगम की कुछ विशेषताएं बताई हैं, जिसकी चर्चा हम करते हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया कि ये जो अधिगम है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अभी आपने देखा भी था, ठीक है। अधिगम क्या है? सक्रिय व्यवहार का प्रदर्शन है। जब हम कोई चीज सीखते हैं तो उसमें हम एक्टिव रहते हैं, एक्टिव व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? सक्रिय व्यवहार, ठीक है। अधिगम क्या है? उद्देश्यपूर्ण है। जब हम कोई चीज सीखने जाते हैं, किसी बात को ग्रहण करते हैं, तो हमारा एक उद्देश्य होता है। जैसे आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप सीटेट पास होना चाहते हैं, सुपर टेट में अच्छे मार्क्स ले आना चाहते हैं। कहने का मतलब कि जब आप कोई चीज सीखने जाते हो तो एक एम बना के जाते हो, एक उद्देश्य बना करके जाते हो। फिर देखिए, अधिगम क्या है? अधिगम सतह। सतह का मतलब ये होता है कि अधिगम हमारे अंदर विद्यमान है। ऐसा नहीं है कि मतलब ऊपर ऊपर है, हमारे इंटरनल पार्ट से अधिगम का जो प्रोसेस होता है वो इंटरनल पार्ट से होता है, मतलब हमारे आंतरिक पक्ष से संबंधित है। फिर देखिए, विवेकपूर्ण है। विवेकपूर्ण का मतलब अधिगम का संबंध किससे है? बुद्धि से है। जैसे तेज बुद्धि का बालक चीजों को जल्दी सीख जाता है, सामान्य बुद्धि का बालक उसको थोड़ा कम जल्दी सीख पाता है, मंद बुद्धि का बालक और देर में सीखता है। तो अधिगम क्या है? एक विवेकपूर्ण, एक इंटेलिजेंस से संबंधित है, बुद्धि से संबंधित प्रक्रिया है। ये परिवर्तनशील है। ऐसा नहीं है कि जो हमने सीख लिया है वही सही है, ठीक है, उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। जो हमने सीखा है उसमें परिवर्तन जरूर किया जा सकता है और होता भी है ना। आज हमने हिंदी टाइपिंग सीखा था, फिर कल मैंने इंग्लिश टाइपिंग सीखा, फिर मुझे संस्कृत आने लगी, फिर मैंने उर्दू को भी सीखा। तो कई भाषाएं हम परिवर्तित करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि जो भाषा हम एक सीख लिए दूसरी नहीं सीख सकते। इसका मतलब कि ये चेंजेबल है, अधिगम परिवर्तनशील है। जो हम सीखे हैं उसमें परिवर्तन हम कर सकते हैं या और सुधार कर सकते हैं। तो सिम्पसन ने ये कुछ फीचर्स बताए किसके? लर्निंग के। अब हम आगे बढ़ते हैं। सिम्पसन के बाद हमने आपको एक स्लाइड दिया, ये कि अधिगम को किस तरीके से सीखा जाता है या किन किन विधियों से हम अधिगम को प्राप्त कर सकते हैं। अब आप देखिए, अधिगम का मतलब यहाँ सीखने से है। अधिगम का मतलब किससे है? सीखने से। तो जब हम शैशवावस्था में होते हैं तो सबसे पहले जो अधिगम की प्रक्रिया होती है वो अनुकरण के द्वारा होती है। जो कुछ भी हम सीखते हैं वो देख करके अपने से बड़ों को, माता पिता को, भाई बहन को
अनुकरण करके, देख करके, नकल करके, इसे हम और सरल भाषा में क्या कह सकते हैं, नकल करके सारी चीजों को सीखते हैं। तो सबसे पहले सीखने की प्रक्रिया किस प्रोसेस से डेवलप होती है, अनुकरण से। दूसरा क्या है, सामूहिकता से। सामूहिक का मतलब जब हम बाल्यावस्था में जाते हैं, जब हम बाल्यावस्था में जाते हैं तो स्कूल में जाते हैं, ग्रुप में बैठते हैं, अपने दोस्त बनाते हैं, मित्र बनाते हैं, तो उनसे भी हमारे अंदर सीखने की जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। फिर एक लर्निंग बाय डूइंग, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये हेडिंग बहुत महत्वपूर्ण है, लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब होता है कि केवल बालक को सैद्धांतिक ज्ञान न दिया जाए बल्कि व्यवहारिक ज्ञान भी उसे दिया जाए, अर्थात उसके करके सीखने पे बल दिया जाए। लर्निंग बाय डूइंग, किसी चीज को उसको केवल ओरल मत पढ़ाओ, किसी चीज को उसको केवल किताबी रूप तक मत पढ़ाइए, बल्कि उससे करके दिखवाइए, अर्थात प्रैक्टिकल पे बल दीजिए, उससे प्रैक्टिकल करवाइए, उस काम को उससे खुद से करवाइए, ताकि वो एक मजबूत अनुभव अपने मस्तिष्क में डेवलप कर सके या एक बेहतरीन अनुभव को अपने मस्तिष्क में सेव कर सके। ठीक है, खेल भी महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है खेल विधि। खेल विधि के द्वारा भी हम अधिगम की प्रक्रिया करते हैं और सबसे ज्यादा जो हम सीखते हैं शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, वो खेल विधि के द्वारा ही सीखते हैं, इसलिए इसे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट समझिएगा। फिर देखिए निरीक्षण और परीक्षण। निरीक्षण और परीक्षण ये किशोरावस्था की विशेषता है। निरीक्षण और परीक्षण ये किस अवस्था की विशेषता है, किशोरावस्था की विशेषता है। निरीक्षण का मतलब देखना, परीक्षण का मतलब खुद से टेस्टिंग करना। तो निरीक्षण और परीक्षण के द्वारा किस अवस्था में सीखते हैं, किशोरावस्था में। तो ये कुछ विशेषताएं, ये कुछ विधियां हमने आपको बताई, कुछ तरीके आपको हमने बताए, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन में हर पक्ष को किसी न किसी चीज को सीखते रहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, हमने कहा कि खेल विधि सबसे महत्वपूर्ण है। खेल विधि पर पढ़ने की कितनी विधियां आधारित हैं उसकी भी चर्चा हम करते हैं आपसे। किंडरगार्टन विधि, जिसे फ्रॉबेल ने दिया था, फ्रॉबेल जर्मनी के रहने वाले थे। ये किंडरगार्टन विधि भी किस पर आधारित है, खेल विधि पर ही आधारित है। मारिया मॉन्टेसरी ने मॉन्टेसरी पद्धति को जन्म दिया था, ये भी खेल विधि पर आधारित है। प्रोजेक्ट विधि, जिसे किलपैट्रिक ने दिया था, ये भी खेल विधि पर ही आधारित है। ह्यूरिस्टिक विधि, जिसे खोज विधि, अन्वेषण विधि भी कहते हैं, आर्मस्ट्रांग ने दिया था, ये भी खेल विधि पर आधारित है। डाल्टन विधि, जिसे पार्कहर्स्ट ने दिया था, ये भी खेल विधि पर आधारित है। अर्थात इन सारी शिक्षण विधियों में बालक के खेलने पर ज्यादा बल दिया गया है, बालक की स्वतंत्रता पर ज्यादा बल दिया गया है। खेल आधारित अन्य विधियां भी हैं, वेनेटिका, बाल्चर और गरी योजना, है ना। वेनेटिका, बाल्चर और गरी योजना, कभी कभी ऐसा प्रश्न सीटेट में आपसे पूछ लेता है, जो वेनेटिका पद्धति है, वेनेटिका विधि है, वो किस पर आधारित है, तो वो किस पर आधारित है, खेल विधि पर आधारित है। खेल में सीखना, बच्चों को स्वतंत्रता दे दीजिए, खेलेंगे सीखेंगे, इस विधि पर आधारित है। ये सारी विधियां इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दीजिए। फिर देखिए, अब हम प्रोसेस की बात करते हैं, प्रक्रम की बात करते हैं, मतलब किस तरीके से हम अधिगम को ग्रहण करते हैं। जब हम अधिगम को, किसी भी चीज को सीखने जाते हैं, किसी भी पक्ष को जीवन में हम सीखने का प्रयास करते हैं, तो सबसे पहले हमारे सामने आती है समस्या। ओके, जैसे आपको मैं बार बार उदाहरण देता हूं, अगर छोटा सा बच्चा है, वो चलना सीख रहा है, तो सबसे पहले उसके पास क्या आएगी, समस्या आएगी। या आप हैं, मान लीजिए आप स्कूटी चलाना सीख रहे हैं, तो सबसे पहली चीज आप किस चीज का सामना करेंगे, समस्या का सामना करेंगे। फिर देखिए, जैसे ही समस्या आएगी, आप एक उद्देश्य बनाओगे कि हमें इस काम को करना ही है ना। जीवन में जितनी बड़ी समस्याएं होती हैं, उतना ही बड़ा उद्देश्य होता है। अक्सर आपने देखा होगा, बच्चे IAS PSS बन जाते हैं या टॉपर बन जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनके जीवन में बड़ी समस्याएं होती हैं। जितनी बड़ी समस्या होगी, आप उतना ही बड़ा लक्ष्य बनाओगे। जितना आराम से जीवन जियोगे, उतना बड़ा लक्ष्य आप नहीं बना सकते हो। फिर देखिए, जब हमारा उद्देश्य बड़ा होता है, तो हम शिक्षण की प्रक्रिया चालू करते हैं। हम पढ़ने से संबंधित बता रहे हैं, बाकी जीवन के पक्षों से संबंधित नहीं, है ना। समस्या क्या है कि आपको आर्थिक रूप से मजबूत होना है। आपने उद्देश्य बनाया कि हमें सुपर टेट सीटेट क्वालिफाई करना है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, तीसरी प्रक्रिया
आपको शिक्षण की क्रिया करनी पड़ेगी, हर सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा। और फिर आपका चौथे नंबर पे आता है मूल्यांकन। फिर आपका क्या किया जाएगा? मूल्यांकन। मूल्यांकन का मतलब रिजल्ट, मूल्यांकन का मतलब होता है रिजल्ट। अब आपके रिजल्ट पर चर्चा की जाएगी। देखिए, जितनी बड़ी समस्या होगी उतना बड़ा उद्देश्य होगा, जितना बड़ा उद्देश्य होगा उतना अच्छे से आप पढ़ेंगे, और जितना अच्छे से आप पढ़ेंगे उतना ही बढ़िया आपका मूल्यांकन होगा, उतना ही बढ़िया आपका रिजल्ट आएगा। फिर देखिए, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्मिथ। स्मिथ ने कहा कि जो अधिगम की प्रक्रिया है वो 3 चरणों में होती है। सबसे पहले हमारे अंदर अभिप्रेरक उत्पन्न होता है, चालक, है ना। इसे हम संवेग भी कह सकते हैं, चालक को हम संवेग भी कह सकते हैं, मतलब किसी कार्य को करने की इच्छा, अभिप्रेरणा भी कह सकते हैं। तो हमारे अंदर किसका जन्म होता है? चालक का, भावों का, संवेगों का जन्म होता है। फिर जब भावों की पूर्ति के लिए हम लक्ष्य बनाते हैं, और जब लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ते हैं तो हमें समस्या का समाधान करना पड़ता है, और जब हम समस्या का समाधान कर लेते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। ये किसने कहा था? ये स्मिथ ने कहा था। ये स्मिथ ने 3 प्रोसेस बताए थे, लेकिन जो सही है किसी के अनुसार नहीं है, बल्कि एक सर्वमान्य है, सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, वो इस प्रकार से है जो पहले मैंने दिखाया। अब देखिए, हमने प्रक्रम की भी चर्चा कर लिया, आपसे प्रश्न पूछेगा। फिर देखिए, हम प्रकार की बात कर रहे हैं। सामान्य अधिगम के प्रकार 5 प्रकार के हो सकते हैं, जैसे भाषा अधिगम, भाषा को हम सीख सकते हैं। भाषा अधिगम, भाषा को हम सीख सकते हैं। फिर देखिए, गत्यात्मक अधिगम, चलना उठना बैठना ये भी हम सीखते हैं। समस्या समाधान अधिगम, बहुत इंपॉर्टेंट, जिस दिन हम ये सीख जाते हैं हम सब कुछ सीख जाते हैं। यदि हम अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं से करने लगे तो इसका मतलब हम बहुत कुछ सीख चुके हैं अपने जीवन में। अब हमें बहुत परेशानी होने वाली नहीं है, जो भी समस्या आएगी उसका समाधान हम स्वयं से कर सकते हैं। फिर देखिए, संवेगात्मक अधिगम, आपको मैंने पढ़ाया था संवेग 2 प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। जब हम नकारात्मक संवेगों की अवहेलना करने लगते हैं, उन्हें खत्म करने लगते हैं, और सकारात्मक संवेगों को बढ़ावा देने लगते हैं, तो इसे संवेगात्मक अधिगम कहते हैं। नैतिक अधिगम क्या है? नैतिक अधिगम का मतलब जब हम अच्छी बातें अपने जीवन में सीखने लगते हैं। नैतिकता का मतलब होता है बी गुड, अच्छा बनना, और अगर आप अच्छे बन गए तो आप सही गलत में पहचान सीख जाएंगे, क्या सही है क्या गलत ये डिसाइड करने की कैपेसिटी आपके अंदर आ जाएगी। इसी को हम कहते हैं नैतिक अधिगम। तो ये कुछ सामान्य अधिगम के प्रकार हमने आपको बताए जो आपके सामने हैं। फिर देखिए, आगे बढ़ते हैं। प्रकार के बाद हम आपसे चर्चा करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग, जिसका नाम है रॉबर्ट गैने। हमेशा एग्जाम में आते हैं और आएंगे, इसको लिखित रूप से आप रख लीजिए। हमेशा एग्जाम में आए हैं और आते हैं, इसको लिखित रूप से आपको रख लेना चाहिए। क्या नाम है? रॉबर्ट गैने। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका क्या नाम था? द कंडीशन ऑफ लर्निंग। 1905 ईस्वी में ये पुस्तक लिखी गई थी। इन्होंने अधिगम के सोपान सिद्धांत दिए। इन्होंने कौन सी थ्योरी दी? अधिगम का सोपान सिद्धांत। सोपान सिद्धांत में इन्होंने 8 सोपान बताए, 8 चरण बताए। सबसे पहला क्या था? संकेत अधिगम। दूसरा क्या था? SR, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, उद्दीपक और अनुक्रिया अधिगम। फिर तीसरा था श्रृंखला अधिगम। चौथा था शाब्दिक साहचर्य अधिगम। ठीक है, इन चारों को आप अगर अलग कर लें तो इसे हम व्यवहारात्मक पक्ष कहते हैं। कहने का मतलब, अगर आपको मैं सिंपल भाषा में समझाऊं कि क्या मैं कहना चाहता हूं, तो रॉबर्ट गैने ने अपने सोपान सिद्धांत को 2 पक्षों में बांटा, एक व्यवहारिक पक्ष और एक संज्ञानात्मक पक्ष। सबसे पहला प्रश्न ये कि रॉबर्ट गैने ने अपने सिद्धांत को 2 पक्षों में बांटा। सबसे पहला कौन सा है? व्यवहारात्मक पक्ष, और दूसरा कौन सा है? संज्ञानात्मक पक्ष, है ना। तो जो व्यवहारात्मक पक्ष है उसके 4 चरण हैं, संकेत और SR, श्रृंखला और शाब्दिक। इसका क्रम पूछता है, ध्यान रखिएगा। सुपर टेट में कई बार, सीटेट में, टेट में ये प्रश्न पूछा गया है कि इसका सही क्रम क्या है। तो संकेत, SR, श्रृंखला और शाब्दिक साहचर्य आपको पढ़ना है। फिर देखिए, ये किसके पक्ष हैं? व्यवहारात्मक पक्ष हैं।
अब संज्ञानात्मक पक्ष कौन से हैं? विभेदात्मक अधिगम, संप्रत्यय कॉन्सेप्ट मेकिंग। जब हम कॉन्सेप्ट बनाने लगते हैं, किसी चीज को सोचने लगते हैं तो उसे हम संप्रत्यय कहते हैं। फिर देखिए सिद्धांत अधिगम, जब हम सिद्धांतों का अधिगम करने लगते हैं। विभेदात्मक अधिगम का मतलब यह था जब हम दो वस्तुओं के बीच अंतर करने लगते हैं। समस्या समाधान अधिगम, तो समस्या समाधान अधिगम भी हम सीखना चाहते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं। कहने का मतलब प्रश्न कैसे बनेगा वो आपको पता होना चाहिए। रॉबर्ट गैने की पुस्तक का क्या नाम था? द कंडीशन ऑफ द लर्निंग। कब लिखी गई? 1905 में। रॉबर्ट गैने ने कौन सा सिद्धांत दिया? अधिगम का सोपान सिद्धांत। कितने सोपान हैं? 8 सोपान है। अपने सिद्धांत को कितने पक्षों में बांटा? 2 पक्षों में, व्यवहारात्मक पक्ष और संज्ञानात्मक पक्ष। अच्छा, सबसे पहला चरण कौन सा है? संकेत। और सबसे अंतिम कौन है? समस्या समाधान। लेकिन अगर पक्ष के हिसाब से पूछे तो 4 पक्ष व्यवहारात्मक के हैं और 4 संज्ञानात्मक के हैं। इनके क्रम आपको हूबहू याद रखने चाहिए। विभेदात्मक, संप्रत्यय, सिद्धांत और समस्या समाधान, ये 100% एग्जाम में आते हैं और फिर पूछे जाएंगे। आप देख लीजिएगा जब आपको प्रश्न पत्र मिलेगा। ओके, तो इंपॉर्टेंट है, इसको समझना चाहिए, आपको याद भी रखना चाहिए। ये देखिए एक बात और कि जैसे ही नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, 1 से 8 की ओर जाएंगे, तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से कठिन की ओर ये चरण दिए गए हैं। सरल से कठिन की ओर मतलब सबसे सरल कौन सा है? 1 वाला, उससे कठिन 2, उससे कठिन 3, ऐसे करके आप 8 तक जाएंगे तो सबसे कठिन होगा। अब हम बात करते हैं आपसे अधिगम के अवस्थाओं की। अधिगम की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक को कहते हैं सबसे पहली अवस्था अग्र अवस्था, फिर मध्य अवस्था, फिर पश्च अवस्था। ठीक है, जो टीचिंग करते समय हम प्लानिंग करते हैं, क्लास में जाने से पहले जिन चीजों को हम सीखते हैं या प्लान करके जाते हैं, कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, इत्यादि चीजें जो कुछ भी हम सीखते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? सबसे पहली अवस्था। फिर बालक और टीचर मतलब स्टूडेंट और टीचर दोनों के मध्य जो अंतःक्रिया होती है, पढ़ाने की प्रक्रिया होती है, उसे मध्य अवस्था कहते हैं। फिर जो टीचर के द्वारा मूल्यांकन किया जाता है कि जो हमने पढ़ाया है वो बच्चे को समझ में आया कि नहीं, या जो होमवर्क वगैरह दिए जाते हैं वो सब किस में आते हैं? वो तीसरी अवस्था या पश्च अवस्था में आते हैं। अधिगम की 3 अवस्थाएं जिसकी चर्चा हमने आपसे किया। फिर देखिए हम बात करते हैं स्तर की। अधिगम के 3 स्तर होते हैं। एक को कहते हैं स्मृति, और दूसरे को कहते हैं अवबोध, और तीसरे को कहते हैं चिंतन। स्मृति को किसने दिया था? हर्बर्ट ने दिया था। अवबोध को किसने दिया था? मॉरिसन ने दिया था। चिंतन को हंट ने दिया था। स्मृति सबसे पहली अवस्था है, अर्थात इसे हम शैशवा कह सकते हैं, जब बालक रट करके सीखता है, समझता नहीं है। फिर जब उसके अंदर समझने की क्वालिटी आ जाती है, अर्थात इसे बाल्यावस्था का विशेषता कह सकते हैं, बाल्यावस्था की विशेषता कह सकते हैं। चिंतन, जब हम सोच करके अमूर्त रूप से चीजों को सीखने लगते हैं तो इसी को हम चिंतन कहते हैं। ये किस अवस्था का गुण है? ये किशोरा अवस्था का गुण होता है। सबसे निम्न जो है वो ये है, कौन सा? स्मृति। और सबसे उच्च स्तर कौन सा है? चिंतन। ऐसे ही प्रश्न पूछेगा जैसे मैं आपको बता रहा हूं, इस तरीके से आपको याद रखना है। स्मृति, अवबोध और चिंतन। स्मृति सबसे निम्न, अवबोध मध्य का है और चिंतन सबसे उच्च है, किशोरावस्था में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, स्तर हो गए है ना। अब हम बात करते हैं इनके तत्वों की। अब हम आपसे चर्चा करते हैं इनके तत्वों की। तो अधिगम के 4 तत्व होते हैं। एक को कहते हैं उद्दीपक, अनुक्रिया, अभिप्रेरणा और पुनर्बलन। उद्दीपक और अनुक्रिया को हम अनिवार्य तत्व कहते हैं। उद्दीपक और अनुक्रिया को हम अनिवार्य तत्व कहते हैं, और जो अभिप्रेरणा और पुनर्बलन है इसे हम आवश्यक तत्व कहते हैं। याद रखिएगा, हमने क्या कहा? उद्दीपक और अनुक्रिया को अनिवार्य तत्व कहते हैं, अभिप्रेरणा और पुनर्बलन को आवश्यक तत्व कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछे कितने तत्व होते हैं तो इनकी संख्या होती है 4। आइए देखते हैं उद्दीपक क्या है। उद्दीपक का मतलब स्टिमुलस। ठीक, ये उद्दीपक का मतलब होता है स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब कोई व्यक्ति या कोई वस्तु जिसकी वजह से आप सीखने की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। जैसे मान लीजिए आप हमको देख करके पढ़ने लगे, किसी किताब को देख करके पढ़ने लगे। आपके पड़ोस में एक भाई साहब रहते थे, बहुत रात भर पढ़ते थे,
उनको देख करके आप पढ़ने लगे। मतलब आपके अंदर जिस चीज को देख करके पढ़ने की इच्छा जागृत होती है, वो व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, उसी को हम उद्दीपक कहते हैं। ठीक है। और उद्दीपक को देख करके जो हमारी क्रियाएं होती हैं उसी को हम अनुक्रिया कहते हैं, या उसी को हम रिस्पॉन्स कहते हैं। उसी को हम अनुक्रिया कहते हैं या उसी को रिस्पॉन्स कहते हैं। अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा का मतलब मोटिवेशन। अभिप्रेरणा को हमने आपको समझाया है। अभिप्रेरणा का मतलब होता है किसी कार्य को करने की इच्छा, किसी कार्य को करने की इच्छा, करने की इच्छा। अब ये जो किसी कार्य को करने की इच्छा है, ये स्वयं से भी हो सकती है और दूसरों को देखकर भी हो सकती है। अगर स्वयं से हो सकती है तो इसी को हम धनात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं, इसी को हम सकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं, और इसी को हम जन्मजात अभिप्रेरणा कहते हैं। और दूसरे से होने वाली को ऋणात्मक, इसी को हम नकारात्मक, इसी को हम वातावरणीय अभिप्रेरणा भी कहते हैं। तो किसी कार्य को जो करने की इच्छा होती है उसी को हम अभिप्रेरणा कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, स्वयं से भी हो सकती है और दूसरों को देखकर भी हो सकती है। कहने का मतलब, अगर आप अपने से उठ जाते हैं सुबह पढ़ने के लिए तो ये आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा है। ये आपकी कैसी अभिप्रेरणा है? हाँ, इसे आंतरिक भी कहते हैं, इसे आंतरिक भी कहते हैं, इसे बाह्य भी कहते हैं। और अगर आप मम्मी के उठाने से उठ रहे हैं या किसी के कहने से उठ करके पढ़ रहे हैं तो इसे बाह्य अभिप्रेरणा कहते हैं। फिर देखिए, अभिप्रेरणा के कितने तत्व होते हैं इसकी चर्चा हम आपसे बाद में करेंगे। नीड, ड्राइव, मोटिव, गोल, अभिप्रेरणा पर एक वीडियो बनाएंगे 10 मिनट 15 मिनट का, उस पर चर्चा हम करेंगे। देखिए, पुनर्बलन क्या है? पुनर्बलन का मतलब होता है किसी कार्य को करने के लिए बाह्य शक्ति का प्रयोग। देखो, पुनर्बलन का मतलब होता है, मान लो किसी बच्चे को दौड़ रहा है, उसे आपने शाबाशी दे दिया और कुछ प्रोत्साहन दे दिया। पुनर्बलन का मतलब होता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए एक बार फिर से उसे बल देना, एक बार फिर से उसे रीइंफोर्समेंट देना ही पुनर्बलन कहलाता है। फोर्स देना, बल देना, उसे क्या कहते हैं? पुनर्बलन कहते हैं। अब पुनर्बलन भी दो प्रकार का होता है, सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन। तो ये जो 4 तत्वों की हमने आपसे चर्चा किया, ये किसके तत्व हैं? अधिगम के हैं, उद्दीपक, अनुक्रिया, अभिप्रेरणा और पुनर्बलन। ओके, तो ये 4 तत्व हो गए। आज की क्लास में इतना ही। इसके आगे की जो हेडिंग मैंने लिखी हुई थी पूरा पढ़ाएंगे, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा ना बने जिससे आप उबिए नहीं, और आराम से धीरे धीरे करके पढ़ते रहिए पार्ट वाइज। नेक्स्ट क्लास में हम अधिगम से संबंधित पठार होते हैं, वक्र होते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। ऐसे लगभग 3-4 वीडियोज में हम आपको पूरा अधिगम पढ़ाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। बहुत मेहनत हो रही है आपके लिए और बहुत आसान शब्दों में सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी, पढ़ाई जाएंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।